नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता आप जानते हैं इसके बारे में, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं जितनी भी मानी जाती हैं उनमें से एक सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक इसको माना जाता है और विश्व के इतिहास में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता, ठीक है। इस सभ्यता की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता को ही प्राचीनतम सभ्यता माना जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा जो विश्व स्तर की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, जैसे कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं के समकक्ष इसको माना जाता है। ठीक है, के समकक्ष इनको माना जाता है। इसके अलावा समकक्ष और लगभग समकालीन, ठीक है, और लगभग समकालीन, ठीक है, समकक्ष और लगभग समकालीन। ठीक है, काल कुछ आसपास हो सकता है, इसलिए मैं लगभग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और मिस्र, मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन आदि सभ्यताओं के समकक्ष इसको माना जाता है और लगभग समकालीन ये सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित खोज संबंधी इसके बिंदुओं को जानेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे हुई। ठीक है, खोज, तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से संबंधित कई बिंदु हमारे सामने आते हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो पहला बिंदु हम देखते हैं कि सन 1826 में चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन सन 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज थे। चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज थे। इन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत की यात्रा की। ठीक है, पाकिस्तान के इन्होंने सिंध प्रांत की यात्रा की और इन्होंने यात्रा के पश्चात यहाँ किसी सभ्यता के होने की संभावना व्यक्त की थी और अपने इन्होंने जो ये यात्रा इन्होंने की थी, एक इन्होंने उस यात्रा वृत्तांत लिखा था। ठीक है, ये जो इन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत की यात्रा की थी और उससे संबंधित यात्रा वृत्तांत चार्ल्स मैसन ने लिखा था, जो कि उनकी पत्रिका
नैरेटिव ऑफ जर्नीज, नैरेटिव ऑफ जर्नीज में यह यात्रा वृत्तांत छपा था। ठीक है, और इस यात्रा वृत्तांत में ही उन्होंने ये संभावना व्यक्त की थी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूर्व में कोई सभ्यता अस्तित्व में रही होगी। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत की खोज की थी 1826 में, और यहाँ किसी सभ्यता के पूर्व में किसी सभ्यता के होने की संभावना व्यक्त की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला बिंदु हम देखते हैं चार्ल्स मैसन के बाद, वो है बर्टन बिंदु। ठीक है, अगला बिंदु अगले जो महत्वपूर्ण शोध कार्य है वो बर्टन बिंदुओं के निर्देशन में हुआ था। बर्टन बिंदु, बर्टन बिंदु। ठीक है, ये दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, इनका नाम आता है। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सन 1856 में पाकिस्तान में, ठीक है, उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, तो सन 1856 में पाकिस्तान के दो प्रांतों कराची और लाहौर, कराची और लाहौर, इनके मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ठीक है, और इसी में जो रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, इसी में ये जो बर्टन बिंदु थे वे इंजीनियर थे। ठीक है, तो बर्टन बिंदु इस रेलवे लाइन बिछाने के काम में ये अभियंता की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, ये इंजीनियर थे। इन्हीं के निर्देशन में, सुपरविजन में ये काम चल रहा था। कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ठीक है, तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जब रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो उस समय खुदाई के दौरान, रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जब खुदाई का कार्य चल रहा था, तो खुदाई में ईंटों की प्राप्ति हुई। ठीक है, कुछ ईंटें मिली, ठीक हो, ईंटें मिली, तथा इन ईंटों का प्रयोग उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाने में कर लिया। ठीक है, इस ओर उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो खुदाई के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुई, जिसका प्रयोग उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाने में कर लिया। ठीक है, जब 1856 में पाकिस्तान में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसमें बर्टन बिंदु इंजीनियर थे, उनकी देखरेख में यह काम चल रहा था। तो खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई, जिनका प्रयोग उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया। ठीक है, अब देखिए, इससे उन्हें यहाँ किसी भवन के होने का अनुमान तो हुआ, लेकिन यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है, इस ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने इस ओर जानने का कोई प्रयास भी नहीं किया। इसमें कोई शोध कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें आगे कोई शोध कार्य नहीं हुआ। ठीक है, आगे इसमें कोई शोध नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ किसी भवन के होने की संभावना व्यक्त तो की थी, उनका अनुमान हुआ था, लेकिन यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है, इसका उन्हें अनुमान नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित, जो है वह है
अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किससे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इन्होंने 1853 से 1856 के दौरान इन्होंने पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान की हड़प्पा नामक जो पाकिस्तान में प्रांत है वहाँ का दौरा किया। हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया इन्होंने, ठीक है, तथा इसके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, परंतु ये ज़्यादा सफल नहीं हुए। ठीक है, ये सन 1853 से 1856 के बीच इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा संबंधित जानकारी प्राप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। परंतु ये इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। ठीक है, ज़्यादा सफलता नहीं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम आते हैं। अब आते हैं हम सर जॉन मार्शल पर। सर जॉन मार्शल, ठीक है। सर जॉन मार्शल 1921 के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है, 1921 के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है, और इन्हीं के निर्देशन में ही दयाराम साहनी तथा राखल दास बनर्जी इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ उत्खनन कार्य करवाया। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कुछ नए क्षेत्रों की खोज हुई। दयाराम साहनी और उनके दल द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हड़प्पा नामक स्थल की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। ठीक है, और राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज हुई। ठीक है, तो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई और राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो नामक सैंधव स्थल की खोज हुई। ठीक है, देखिए 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई और 1922 में
मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। ठीक है, और ये सब काम किसके नेतृत्व में हुए? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ये कार्य हुए। ठीक है, तो ये बिंदु था हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण संबंधी बिंदु पर। ठीक है, काल निर्धारण। काल निर्धारण, ठीक है, तो इसके संबंध में कई विद्वानों द्वारा अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मतभेद भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल के द्वारा जो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया वो था 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये सर जॉन मार्शल के द्वारा निर्धारित काल है सिंधु सभ्यता का। ठीक, देखिए विभिन्न मत इसमें काल निर्धारण के लिए प्रस्तुत किए गए। मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मतों की चर्चा करूँगा। जैसे व्हीलर द्वारा भी इसकी एक जो व्हीलर का मत है कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वह है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। C4 पद्धति के द्वारा जो काल निर्धारण होता है उसके अनुसार जो सिंधु सभ्यता का जो काल है वो है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, और यह जो C4 पद्धति के जो प्रतिपादक थे और ये थे D.P. अग्रवाल। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण ये काल जो ये D.P. अग्रवाल द्वारा जो काल निर्धारण किया जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एम.एस. वत्स के द्वारा जो काल निर्धारण किया गया है सिंधु सभ्यता का वो है 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व का। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। सभी को अगर सम्मिलित रूप से इनका सार निकाला जाए तो सम्मिलित रूप से जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो काल निर्धारण किया जाता है वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो ये था काल निर्धारण से संबंधित बिंदु। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं नामकरण। ठीक है, तो नामकरण में सिंधु घाटी की सभ्यता को
विभिन्न अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तो हम इसके नामकरण पर चर्चा करते हैं। जो प्रचलित इसके महत्वपूर्ण नाम हैं, पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके अलावा इसको सिंध सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है, और इसके अलावा इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नामकरण के पीछे जो बिंदु है कि प्रारंभ में जो स्थल मिले वे सभी स्थल सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे मिले। ठीक है। सिंधु व सहायक नदियों के किनारे, इसकी सहायक नदियों के किनारे इसके स्थल मिले। ठीक है। ठीक है। जो प्रारंभ में जो सभी स्थल थे वे जो सभी इसके स्थल थे वो प्रारंभ में सभी स्थल सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। ठीक है। और बाद में सरस्वती नदी के अस्तित्व के प्रमाण मिले, तो इस तरह ये स्थल सिंधु नदी और साथ में सरस्वती नदी की मिलीजुली सभ्यता इसको कहा गया। ठीक है। क्योंकि सरस्वती नदी के अस्तित्व के प्रमाण मिले जो कि सिंधु नदी के साथ में ही बहती थी, और ये भी उस समय की महत्वपूर्ण नदी से माना जाता। तो सभी स्थल सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे या उसके आसपास पाए गए, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता की, इसकी प्रथा ये है जी, हड़प्पा जो स्थल है सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया स्थल है ये। ठीक है। तो सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। जो बाकी के बिंदु हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है। नमस्कार।